नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में अपन बात करेंगे रीट जो साइंस है उससे केमिस्ट्री जो पोर्शन उसमें कार्बन था, कार्बन के ऑक्साइड से संबंधित जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट इस वीडियो में अपन करेंगे। इससे पहले मैंने रीट साइंस के बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हो। साथ ही मैथमेटिक्स के वीडियोज़ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उनकी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहेंगे और हम रीट से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको पूरे यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्बन की ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो बात कर लेते हैं कार्बन की। तो कार्बन एक दोस्तों एक अधातु है। ये धातु नहीं होती दोस्तों, अधातु होता है कार्बन। और परमाणु की संख्या इसमें दोस्तों 6 होती है। साथ ही इसकी संयोजकता जो है वो 4 होती है। इसको चतुसंयोजक टेट्रावेलेंट बोलते हैं, यानी कि 4 संयोजकता का मतलब इससे 4 हाइड्रोजन के परमाणु जो हैं वो जुड़ सकते हैं। और ये आवर्त सारणी में चौथे वर्ग में ए वर्ग का सदस्य है। ठीक है दोस्तों, अपरूप इसके तो वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं दोस्तों अपरूप कहलाते हैं। तो कार्बन के 3 अपरूप हैं दोस्तों, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। सबसे पहले बात कर लेते हैं हीरे की। हीरा जो है वो एक ताप व विद्युत का दोस्तों कुचालक होता है। और कार्बन के इसमें मध्य की दूरी जो होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग या 154 पीएम जो इसकी कार्बन के मध्य हीरे में दूरी होती है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह किसी भी द्रव्य में नहीं बदलता या फिर किसी भी द्रव्य में घुलता भी नहीं है। अम्ल और क्षार का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी जो व्यवस्था होती है वो चतुष्फलक की व्यवस्था होती है। जो हीरे में जो कार्बन की व्यवस्था होती है वो चतुष्फलकीय व्यवस्था पाई जाती है, जिसके कारण ये काफ़ी कठोर होता है। इसके रवे या कण जो है वो घनाभाकार होते हैं, यानी कि क्यूब के आकार के इसमें होते हैं। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही अत्यधिक दोस्तों चमकता दिखाई देता है। ये अपन ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ लिया था, अपवर्तन वाले टॉपिक में, प्रकाश वाले टॉपिक में, फिजिक्स में मैंने आपको ये बताया था। इसके अलावा अक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। तो हीरे पर जब अक्स किरणें पड़ती हैं तब ये हरा रंग प्रदर्शित करता है। और शुद्ध हीरा जो वो पारदर्शक और रंगहीन होता है, साफ साफ आसानी से उसके अंदर से देख सकते हैं, और वह रंगहीन होता है। और इसका विशिष्ट घनत्व जो होता है वो 3.51 होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बर्ट कहते हैं। जो काला हीरा होता है दोस्तों उसको बर्ट बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, काले हीरे को क्या कहते हैं? बर्ट कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने में भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने सिलेबस में जो कार्बन के ऑक्साइड है, कार्बन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको रूप आपको बता देता हूँ और इसमें से जो मोटी मोटी बातें आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। सामान्यतः जो अधातु होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन के मध्य की दूरी 3.40 एंगस्ट्रॉन्ग होती है या 340 पीएम होती है। ठीक है दोस्तों, इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होता है दोस्तों? 2.25 होता है। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी बोलते हैं। काला शीशा दोस्तों ग्रेफाइट को बोला जाता है। इसमें जो कार्बन की व्यवस्था होती है वो षटकोणीय परतों के रूप में पाया जाता है, इसलिए भंगुर प्रकृति का दोस्तों कमज़ोर होता है। हीरे की तरह कठोर नहीं होता बल्कि कमज़ोर होता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो है वो पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में, कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। लोहे के ऊपर पॉलिश करने में, सूक्ष्म स्नेहक बनाने में जो है वो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हीरे में कार्बन की sp3 व ग्रेफाइट में कार्बन की sp2 संकरित अवस्थाएं होती हैं। इसको भी दोस्तों आप ध्यान में थोड़ा बहुत रख लीजिएगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरा जो अपरूप कार्बन का, फुलरीन की। फुलरीन जो है वो फुटबॉल जैसी संरचना होती है। इसे बकीबॉल, फुलरीन को दोस्तों बकीबॉल भी कहा जाता है। सबसे स्थायी जो फुलरीन होता है वो कार्बन 60 होता है। कार्बन 60 को दोस्तों बकमिनिस्टर फुलरीन भी बोला जाता है। इसके अलावा कार्बन 60 की संरचना में 32 फलक होते हैं, जिसमें 20 जो फलक हैं वो षटकोणीय और 12 जो फलक होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं। कार्बन के मध्य की दूरी इसमें 1.40 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है वो प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में किया जाता है, साथ ही आणविक बियरिंग बनाने में किया जाता है, साथ ही उच्च ताप पर अति चालकता यह दर्शाता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये थे कार्बन के 3 अपर रूप जिनके बारे में अपन ने बात की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हाइड्रोकार्बन की, या फिर सॉरी हाइड्रोकार्बन नहीं, कार्बन के ऑक्साइड की। तो कार्बन के दोस्तों 3 ऑक्साइड होते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन सब ऑक्साइड की। तो कार्बन सब ऑक्साइड को अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि मेलोनिक अम्ल जो होता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से क्रिया कर निर्जलीकरण द्वारा रंगहीन गैस के रूप में कार्बन सब ऑक्साइड देता है, यानी कि ये रंगहीन होता है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा मेलोनिक अम्ल जो वो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से क्रिया करके, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड यानी P2O5 से क्रिया करके मेलोनिक अम्ल जो वो P2O5 यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से क्रिया करके निर्जलीकरण द्वारा, जल इससे निकल जाता है, निर्जलीकरण अभिक्रिया द्वारा क्या देता है, रंगहीन गैस के रूप में कार्बन सब ऑक्साइड गैस देता है। यहाँ पे इसकी अभिक्रिया दोस्तों लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, कार्बन सब ऑक्साइड की संरचना इस प्रकार से होती है, इसमें 3 अणु जो हैं वो कार्बन के होते हैं और 2 अणु किसके होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके गुणों की। तो यह रंगहीन तीव्र गंध युक्त, बहुत ज़्यादा तेज गंध आती है इससे, विषैली गैस होती है। तो कार्बन सब ऑक्साइड जो है एक तीव्र गंध युक्त विषैली गैस है और रंगहीन गैस है। यह वायु के साथ धूम्र युक्त नीली ज्वाला के साथ जलती है, जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। जो कार्बन सब ऑक्साइड है C3O2, यह जलने पर दोस्तों किस में परिवर्तित हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में परिवर्तित हो जाती है। जल के साथ संयोग से पुनः मेलोनिक अम्ल में बदल जाती है, यानी कि मेलोनिक अम्ल के निर्जलीकरण से तो ये प्राप्त होती है, और जब मेलोनिक अम्ल जो है जल के साथ संयोग जब ये करती है गैस, कार्बन सब ऑक्साइड जब जल के साथ संयोग करती है तो पुनः मेलोनिक अम्ल में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि मेलोनिक अम्ल जो वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ क्रिया करके निर्जलीकरण अभिक्रिया के द्वारा कार्बन सब ऑक्साइड गैस देता है, और कार्बन सब ऑक्साइड जब पुनः जल से मिलता है तो पुनः ये किस में बदल जाती है, मेलोनिक अम्ल में बदल जाती है। एक रंगहीन तीव्र गंधयुक्त विषैली गैस है जिसको जलाने पर वापस क्या हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें कार्बन सब ऑक्साइड में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन अथवा कार्बन युक्त ईंधन के वायु की सीमित मात्रा में अथवा अपूर्ण दहन पर यह प्राप्त होती है। कार्बन का जो अपूर्ण दहन होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है, पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जबकि अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। प्रयोगशाला विधि में इसको कैसे बनाया जाता है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड होता है दोस्तों H2SO4, सांद्र यानी कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 373 से लेके 4113 केल्विन ताप पर गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों बनते, यानी फॉर्मिक अम्ल यानी कि CH2O या फिर COOH2 इसको अपन बोल सकते हैं, जो होता है अपना फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल जो वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसकी उपस्थिति में 373 से 4113 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तथा जल प्रदान करता है। तो इसको याद रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल को जो है किस प्रकार के अम्ल के साथ गर्म करने पर यह है जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। तो दोस्तों वह होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरी विधि बनाने की। भारी धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, भारी धातु जैसे जिंक ऑक्साइड है, आपका फेरस ऑक्साइड है Fe2O3, तो भारी धातुओं के ऑक्साइड भी कार्बन से अपचयित होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अपचयन होना यानी का ऑक्सीजन का दोस्तों हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ZNO+ कार्बन होता है जो उसमें जिंक अलग हो जाएगा और CO जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अपने को भारी धातुओं के ऑक्साइड भी कार्बन से अपचयित होकर क्या हो जाता है, जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके गुण क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा विषैली गैस होती है। इसमें न तो कोई गंध आती है, न कोई स्वाद होता है, न ही इसमें रंग होता है, और ये काफ़ी विषैली गैस दोस्तों होती है। जल में अल्प मात्रा में विलय होती है, वायु के समान ही ये भारी होती है, ज्वलनशील गैस परंतु जलने में सहायक नहीं होती, खुद जल सकती लेकिन जलने में सहायता किसी प्रकार की नहीं करेगी। वायु अथवा ऑक्सीजन में हल्की नीली ज्वाला के साथ यह जलती है।
जल गैस को दोस्तों भाप अंगार गैस भी बोलते हैं। भाप अंगार गैस जो है, भाप अंगार गैस को ही दोस्तों जल गैस बोलते हैं। और ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलकर के भाप अंगार गैस या जल गैस जिसको बोलते हैं बनाते हैं। साथ ही प्रोड्यूसर गैस कब बनती है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब नाइट्रोजन गैस मिलती है तब उसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। या इसके अलावा जल गैस या भाप अंगार गैस कब बोलते हैं इसको, जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है आपका हाइड्रोजन गैस मिलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छी अपचयक है दोस्तों, यह धातु ऑक्साइडों का अपचयन कर देती है। इसके अलावा यह क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कर फोस्जीन बनाती है। फोस्जीन दोस्तों एक काफ़ी विषैली गैस होती है जो युद्ध के समय काम में ली जाती है। COCl2 इसका सूत्र होता है। COCl2 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है फोस्जीन का। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्लोरीन के साथ मिल जाती है तो फोस्जीन नामक गैस बनाती है। इसीलिए इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है COCl2। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन दोनों होते हैं। क्लोरीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जब मिलते हैं तब क्या बनता है दोस्तों, फोस्जीन नामक गैस बनती है जो कि काफ़ी जहरीली गैस है और युद्ध के समय इसको उपयोग में भी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को किस गैस के साथ मिलाने पर फोस्जीन बनती है। ठीक है दोस्तों, तो क्लोरीन गैस को मिलाएंगे तो फोस्जीन बनेगी, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा धातुओं से मिलकर जो है ये धात्विक कार्बोनिल बनाती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो धातुओं से मिलकर धात्विक कार्बोनिल बनाती है, क्लोरीन गैस के साथ मिलकर फोस्जीन गैस बनाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको याद जरूर रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो ठंडे प्रदेशों में दोस्तों बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु होने की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंगीठी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जो एक विषैली गैस है तथा RBC को समाप्त करने लगती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि RBC में जो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वही क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है और RBC समाप्त होने लगती है तो ऑक्सीजन की मात्रा भी शरीर में कम होने लगती है, जिसकी वजह से अपने को घुटन महसूस होने लगती है और धीरे धीरे इससे अगर समय पर आँख नहीं खुलती तो मृत्यु तक भी हो जाती है। इसलिए रात को कमरे में अंगीठी जलाकर सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उससे निकलती है जो कि जानलेवा साबित होती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरी जो कार्बन का ऑक्साइड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। यह श्वसन, पौधों के अपक्षय, किण्वन, कार्बनिक पदार्थ तथा कोल के पूर्ण दहन में से प्राप्त होती है। कैल्शियम कार्बोनेट के 1100 केल्विन ताप अपघटन द्वारा तथा ग्लूकोज के किण्वन पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्राप्त होती है और कार्बन सबऑक्साइड कैसे प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के जो गुण हैं वही अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। वायु की तुलना में 1.5 गुना भारी होती है और जल में अल्प विलेय परंतु उच्च दाब पर अधिक विलेय हो जाती है। यह एक अविषैली गैस है, यानी विषैली गैस दोस्तों नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, परंतु O2 की कमी और CO2 की अधिकता जब हो जाती है तब ये प्राणघातक साबित होती है। यानी कि O2 की अधिकता है और CO2 भी वहाँ, तब तो ये प्राणघातक नहीं होती है। लेकिन जब O2 की तो कमी हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाए तो दोस्तों ये प्राणघातक सिद्ध होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही क्या कहते हैं दोस्तों, शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ बोला जाता है। सॉलिड CO2 को ही शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की है, अतः यह नीले लिटमस को लाल कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किसी प्रकार की यानी उदासीन होती है, बिल्कुल लिटमस के प्रति किसी प्रकार का उसमें ना तो अम्लीय होती है ना क्षारीय होती है। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो होती है आपकी उदासीन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो वो अम्लीय प्रकृति की होती है, नीले लिटमस को लाल कर देती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात कर लेते हैं चूने के पानी यानी CaOH2 को दूधिया कर देती है। चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार कर देती है, दूधिया कर देती है। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि अगर चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो उसका रंग हो जाता है, तो दूधिया रंग दोस्तों उसका हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आग बुझाने में जो गैस उपयोगी है वो कार्बन का ऐसा कौन सा ऑक्साइड जो आग बुझाने में उपयोगी है, तो दोस्तों वह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एकमात्र ऐसा ऑक्साइड है जो
आग बुझाने में उपयोगी है। इसके अलावा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से ताप में दोस्तों वृद्धि निरंतर होती जा रही है। ये हरित गृह प्रभाव में भी अपन देखेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करने वाले व्यक्तियों को टीबी, कैंसर जैसी घातक बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और गर्भवती महिलाओं में कार्बन मोनोऑक्साइड की बड़ी मात्रा से क्या होता है दोस्तों, गर्भपात हो जाता है, या समय से पहले ही जन्म बच्चे का हो जाता है, या पैदा हुए बच्चे में विरूपता या विकलांगता आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पेड़ पौधों पर भी विपरीत प्रभाव डालती है। पत्तियों का छोटा होना, विकृत होना इसका ही कारण है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से बचने का यही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन चीज़ों से आप दूर रहें, बीड़ी सिगरेट वगैरह से, धूम्रपान से दूर रहें। साथ ही जो वाहनों का उपयोग है वो भी आप जो काफ़ी कम मात्रा में करें। अगर नज़दीक ही आपको जाना है तो वाहनों का उपयोग न करके पैदल ही आप जाए तो बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी तरीके से पसंद आया होगा। अगर वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है या आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।